नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋचा अंगीरा, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, श्री प्रताप सिंह बारहट, राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा। आज हम बात करेंगे मनु के परराष्ट्र संबंधी विचारों के संबंध में। मनु ने उन सिद्धांतों का वर्णन किया है जिनके आधार पर एक राज्य द्वारा अन्य राज्यों के साथ अपने संबंध निर्धारित करने चाहिए। मनु परराष्ट्र संबंधों के अंतर्गत दोनों ही पक्षों अर्थात सैद्धांतिक पक्ष एवं व्यवहारिक पक्ष दोनों को स्पष्ट करते हैं। सैद्धांतिक पक्ष के अंतर्गत मनु मंडल सिद्धांत, षाटगुण्य नीति एवं उपाय को रखते हैं एवं परराष्ट्र संबंधों के व्यवहारिक पक्ष के अंतर्गत मनु गुप्तचर व्यवस्था एवं दूत व्यवस्था बताते हैं। मनु के अनुसार राजा को महत्वाकांक्षी होना चाहिए और उसे क्षेत्र विस्तार के लिए निरंतर प्रयत्नशील भी रहना चाहिए। इस दृष्टि से राजा को मंडल सिद्धांत के आधार पर दूसरे राज्यों के साथ संबंध स्थापित करने चाहिए। मंडल सिद्धांत का केंद्र बिंदु विजिगीषु राजा अर्थात विजय की प्राप्ति इच्छा रखने वाला राजा होता है और विजिगीषु राजा को केंद्र बनाकर 12 राज्यों के मंडल की रचना की गई है। मनु की मान्यता है कि एक राजा का पड़ोसी राज्य स्वाभाविक रूप से उसका शत्रु होता है। दूसरी बात यह है कि मित्र का मित्र या शत्रु का शत्रु तो मित्र होता है, लेकिन शत्रु का मित्र शत्रु होता है। विजिगीषु राजा के राज्य की सीमा से लगा हुआ जो राज्य होगा वह अरि अर्थात शत्रु राज्य होगा है। विजिगीषु के राज्य की सीमा से दूर किंतु उसके पड़ोसी राज्य से मिला हुआ राज्य अरे मित्र होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अपने निकटतम पड़ोसी राज्य का राजा शत्रु और उसके आगे का मित्र और उसके आगे का अरे मित्र, इसी प्रकार से क्रम चलता है। ये 5 राज्य तो विजिगीषु के सामने वाली या आगे की दिशा में होते हैं। इसी प्रकार कुछ राज्य विजिगीषु के पीछे की दिशा में भी होते हैं। विजिगीषु के राज्य की पीछे की सीमा से लगा हुआ राज्य पाषाणिग्रह अर्थात पीछे का शत्रु और पाषाणिग्रह की सीमा से लगा हुआ राज्य आक्रांदा, उसके आगे के 2 राज्य पाषाणिग्रहसार और आक्रांदासार होते हैं। इस प्रकार पीठ के पीछे के 4 राज्य मंडल में आते हैं। पाषाणिग्रह पड़ोसी होने के कारण ही विजिगीषु का शत्रु होता है और आक्रांदा पाषाणिग्रह का पड़ोसी होने के कारण पाषाणिग्रह का शत्रु और विजिगीषु का मित्र होता है। मनु इन 10 राज्यों के अतिरिक्त भी 2 अन्य राज्य बताते हैं, मध्यम और उदासीन। मध्यम एक ऐसा राज्य है जिसका प्रदेश विजिगीषु तथा अरि राज्य दोनों की सीमा से लगा हुआ होता है। मध्यम राज्य दोनों की चाहे वे परस्पर मित्र हों या शत्रु सहायता करने में समर्थ होता है, साथ ही आवश्यक होने पर दोनों से ही मुकाबला भी कर सकता है। उदासीन राज्य का प्रदेश विजिगीषु, अरि, मध्यम इन तीनों की सीमाओं से परे होता है। यह बहुत शक्तिशाली होता है और इन तीनों के परस्पर मिले होने की दशा में वे उनकी सहायता कर सकता है और न मिले होने की दशा में प्रत्येक का मुकाबला भी कर सकता है। इस प्रकार 12 राज्यों का यह समूह राज्य मंडल कहलाता है। मंडल सिद्धांत के आधार पर मनु ने इस बात का निर्देश दिया है कि एक विशेष राज्य के कौन से राज्य मित्र हो सकते हैं और कौन से राज्यों के शत्रु होने की आशंका रहती है। राज्यों को अपनी नीति और योजना इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए ही निर्धारित करनी चाहिए। राज्य मंडल में शक्ति संतुलन को आघात पहुंचने पर राज्य की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। अतः राज्यों को ऐसी नीति और योजना अपनानी चाहिए कि शक्ति संतुलन सदैव उसके पक्ष में ही रहे। षाटगुण्य का आशय है 6 लक्षणों वाली नीति। इस नीति के अंतर्गत यह बतलाया गया है कि राज्य द्वारा अलग अलग परिस्थितियों में दूसरे राज्यों के प्रति किस प्रकार की नीति अपनाई जानी चाहिए। षाटगुण्य नीति के 6 लक्षण या 6 स्थितियाँ इस तरह हैं: संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधिभाव एवं संशय। इसमें पहला है संधि। यदि राजा को यह संभावना लगे कि इस राज्य के साथ मैत्री संबंध स्थापित करने पर तात्कालिक रूप से या भविष्य में लाभ होगा तो उसे संबंधित राज्य के साथ मैत्री कर लेनी चाहिए। इस मैत्री संबंध को ही मनु ने संधि का नाम दिया है। मनु ने 2 प्रकार बताए हैं संधि के। पहला समान कर्म संधि अर्थात समान शक्तियों के बीच संधि, दूसरा असमान कर्म अर्थात असमान शक्तियों के बीच संधि। दूसरा है विग्रह, जिसका अर्थ है युद्ध। दूसरे राज्य पर विजय प्राप्त करने अथवा उसे पीड़ित करने की इच्छा से विग्रह की स्थिति को अपनाया जा सकता है। मनु ने राजा को परामर्श दिया है कि विग्रह की स्थिति को तभी अपनाया जाना चाहिए जबकि राज्य की सभी स्थितियां अनुकूल हों। यान का अर्थ है वास्तविक आक्रमण। विग्रह और यान में मात्र स्तर का ही भेद है। यान विग्रह से कुछ आगे है। विजय की इच्छा से अथवा दूसरे पक्ष को पीड़ित करने के लिए यान की स्थिति को अपनाया जा सकता है।
ज्ञान की स्थिति को तभी अपनाया जाना चाहिए जबकि राजा अपनी स्थिति को सुदृढ़ देखे और इसे यह विश्वास हो जाए कि शत्रु पक्ष निर्बल स्थिति में है। आसन अमैत्रीपूर्ण संबंध होने पर भी युद्ध की स्थिति को न अपनाकर थोड़े समय के लिए तटस्थता या उदासीनता और उपेक्षा की स्थिति को अपनाना आसन है। आसन अल्पकाल के लिए अपनाई जाने वाली स्थिति है। आसन को अपनाने का उद्देश्य है शत्रु को शांत रखना तथा स्वयं अधिक शक्ति अर्जित करना। मनु के अनुसार द्वैती भाव अपने से अधिक शक्तिशाली शत्रु से रक्षा के लिए अपनाई जाने वाली रणनीति का ही एक रूप है। मनु का राजा को परामर्श है कि यदि वह शत्रु को स्वयं से अधिक शक्तिशाली समझे तो अपनी सेना को 2 भागों में बांट ले। सेनापति के अधीन सेना का कुछ भाग शत्रु पक्ष की सेना को रोके रखने का कार्य करे तथा शेष सेना के साथ राजा दुर्ग या अन्य किसी सुरक्षित स्थान पर रहते हुए मित्रों आदि की सहायता से शक्ति का संचय करे। संशय का अर्थ बलवान का आश्रय लिए जाने से है। यदि राजा द्वैती भाव की रणनीति अपनाकर भी अपनी रक्षा कर पाने में असमर्थ हो तो उसे बलवान राजा का आश्रय लेना चाहिए, पर यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि वह जिस राजा का आश्रय लिया जा रहा है वह शत्रु से अधिक बलशाली हो, और यदि आश्रय के लिए इतना बलवान राजा न मिले तो सबल शत्रु का ही आश्रय लेना उचित है। इस प्रकार मनु की षाटगुण्य नीति यथार्थ वास्तविक है और इतनी तार्किक है कि सभी राज्य कम या अधिक रूप से इस पर आचरण करते रहते हैं। उपाय का आशय है वह साधन या तरीका जिसे विदेश नीति के सफल संचालन के लिए अपनाया जाता है। मनु ने 4 उपाय बताए हैं: साम, दाम, दंड और भेद। साम का अर्थ है प्रेम प्रदर्शन, सम्मान देकर या समझा बुझाकर दूसरे राजा को अपने पक्ष में करने का प्रयास करना। यह नीति सामान्यतः निर्बल विपक्षी के प्रसंग में अपनाई जा सकती है। प्रतिपक्षी को धन संपत्ति अथवा अन्य किसी रूप में सहायता देकर उसे अपने अनुकूल बनाने का उपाय दाम कहलाता है। भेद का अर्थ है फूट डालना। मनु का विचार है कि सबल शत्रु राजा जिसके विरुद्ध युद्ध में विजय प्राप्त नहीं की जा सकती हो उसके प्रति भेद की नीति को अपनाया जाना चाहिए। भेद के उपाय को 2 रूपों में अपनाया जा सकता है। पहला, सबल राजा और उसके मित्र राज्यों के बीच मतभेद की स्थितियाँ उत्पन्न की जाए। दूसरा, संबंधित राजा और उसके राज्य की अन्य प्रकृतियाँ जैसे अमात्य, सेनापति, प्रजाजन आदि के बीच में मतभेद की स्थितियाँ उत्पन्न कर दें जिससे सबल शत्रु राजा और उसका राज्य निर्बल हो जाए। भेद उत्पन्न करने का यह कार्य गुप्तचरों और दूतों के माध्यम से भी किया जा सकता है। दंड का अर्थ है युद्ध, और मनु का विचार है कि दंड के उपाय का अनुसरण तभी किया जाना चाहिए जबकि अन्य तीनों उपाय सार्थक सिद्ध न हो। दंड के उपाय को अंत में ही अपनाने का सुझाव इसलिए दिया गया है कि इस उपाय को अपनाने से स्वयं राजा को भी क्षति उठानी होती है। मनु का मानना है कि युद्ध में विजय प्राप्त करने से राज्य लाभ और सामने लड़ते हुए मरने से भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अतः राजा को आवश्यक होने पर युद्ध से विमुख नहीं होना चाहिए, किंतु यदि निश्चित रूप से पराजय की आशंका हो तो युद्ध क्षेत्र से हटकर आत्मरक्षा की जानी चाहिए। विजय की लालसा रखने वाले राजा को पूरी सैनिक तैयारी के बाद ही दूसरे राज्य पर चढ़ाई करनी चाहिए। मनु के अनुसार विजेता राजा द्वारा पराजित राज्य के प्रति सहृदयता का व्यवहार भी किया जाना चाहिए। मनु ने परराष्ट्र संबंधों के व्यवहारिक संचालन में दूत व्यवस्था और गुप्तचर व्यवस्था के महत्व को भी स्वीकार किया है। मनु के अनुसार परराष्ट्र संबंधों के संचालन में दूत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अन्य राज्यों के साथ महत्वपूर्ण अथवा अमहत्वपूर्ण संबंधों का आधार बहुत कुछ सीमा तक दूत ही होते हैं। मनु का कथन भी है कि दूत ही शत्रु से मेल करा सकता है और शत्रुओं के बीच विग्रह करा सकता है। दूत की योग्यताओं के विषय में भी मनु लिखते हैं कि उसे शास्त्रों का विशेष ज्ञान होना चाहिए, इंगित, आकार और चेष्टा को जानने की क्षमता, शुद्ध हृदयता, चातुर्यता, कुलीनता आदि योग्यताएं होनी चाहिए। उसमें प्रबल ईमानदारी तथा राज्य एवं राजा के प्रति गहरी निष्ठा होनी चाहिए जिससे वे शत्रु राजा द्वारा दिए गए किसी प्रलोभन का शिकार न हो सके। मनु के अनुसार गुप्तचर दूसरे राज्य की व्यवस्था, उनकी शक्ति तथा दुर्बलताओं आदि के संबंध में जानकारी प्राप्त कर उसे अपने राजा तक पहुंचाता है। गुप्तचरों का यह भी कार्य होता है कि वह अपने राज्य में कार्य कर रहे अन्य राज्यों के गुप्तचरों का पता लगाए तथा उनकी गतिविधियों के बारे में राजा को सूचित करे। इस प्रकार मनु ने परराष्ट्र संबंधी अपने विचारों में परराष्ट्र संबंधों के सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक पक्ष दोनों पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। राजा को विभिन्न स्थितियों के अनुसार समय समय पर इनको आचरण में लाना चाहिए। धन्यवाद।